हो गया, देख लिए। तो हेलो गाइस, मैं अनु मिश्रा पार्ट ऑफ स्पीच के दूसरे लेक्चर में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि हम अगली वीडियो जब बनाएंगे तो इस वीडियो में हम आपके लिए पार्ट ऑफ स्पीच की जो हमने नाउन के पांचों प्रकार पढ़े थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन पांचों प्रकार की हम आज एक्सरसाइज देखने वाले हैं। जी हाँ गाइस, सो गाइस फिगर पूरी तरह मिट चुके हैं और हम आज बात करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के उन टॉपिक की जिनकी हम पढ़ाई कर चुके हैं। आई मीन टू से दैट नाउन की हम नाउन के बारे में कुछ न कुछ तो जान चुके हैं, लेकिन गाइस मैं सोच रहा था कि आज मैं आपको फुल एक्सरसाइज करवा दूं ताकि नाउन के बारे में आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो क्या सोच रहे हैं आप? हमने जो 2, 3, 4, 5, 6 जो हमने एग्जांपल्स किए थे बीच बीच टॉपिक में, जैसे कि प्रॉपर नाउन के 4 एग्जांपल, कॉमन नाउन के 4 एग्जांपल, इन कलेक्टिव नाउन के 4 एग्जांपल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के 4 एग्जांपल, नाउन्स के 4 एग्जांपल और बचे मटेरियल नाउन, इसके 4 एग्जांपल। गाइस ये काफी नहीं थे हम लोग के लिए, ये बहुत ही कम एग्जांपल्स थे हमें नाउन समझने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग के लिए कुछ नए एग्जांपल लेके चलते हैं जो कि आपको नाउन समझने में आसानी हो सके। सो गाइस देर किस बात की, आइए चलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की ओर। हम जानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच में हम पढ़ चुके हैं नाउन। सो गाइस नाउन के अंदर 5 प्रकार थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जी हाँ गाइस, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या सर, फिर आप पूरी तरह पढ़ाएंगे प्रॉपर नाउन को? नहीं गाइस, मैं आज पढ़ाने वाला नहीं, आज मैं केवल प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जांपल्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके नाउन के ऊपर आने वाले डिस्कशन को, आने वाले कंफ्यूजन को दूर कर सकता है। सो गाइस ये रहे आपके एग्जांपल्स जो प्रॉपर नाउन से रिलेटिव रखते हैं, अर्थात ये है वे। सो गाइस ये रहेगा आपके एग्जांपल्स जो आपके प्रॉपर नाउन से रखते हैं रिलेशन। ये देखिए, कुल मैंने 6 एग्जांपल यहाँ पे नोट किए हैं जिनको मैं अब बताऊंगा कि कैसे ये 6 एग्जांपल प्रॉपर नाउन से रिलेशन रखते हैं, क्यों कॉमन से और बाकी नाउन से क्यों नहीं रखते हैं। तो गाइस जुड़ जाइए हमारे बोर्ड पे। सो पहला एग्जांपल है थॉमस एल्वा एडिसन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। ध्यान सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। थॉमस एल्वा एडिसन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। किसकी बात हो रही है? यहाँ थॉमस एल्वा एडिसन की बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ थॉमस एल्वा एडिसन की बात हो रही है जिन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रिक बल्ब की इन्वेंशन की थी। थॉमस एल्वा एडिसन वाज अ साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी। क्या केवल थॉमस एल्वा एडिसन को हम जानते हैं? आप भी जानते हैं, पूरा दुनिया जानता है और हम किताबों में पढ़ते हैं उनके बारे में, तो हुए कि नहीं हुए फेमस? सो थॉमस एल्वा एडिसन लीजिए फेमस, तो किन के बारे में बात की जा रही है? थॉमस एल्वा एडिसन। तो ये जो व्यक्ति है एक विशेष है, इसीलिए ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट इज ए ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। 1982 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें उसेन बोल्ट ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। उसी उसेन के बारे में बात की जा रही है। उसेन बोल्ट इज ए ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। और ये मैं नहीं जान रहा हूं, आप नहीं जान रहे, बल्कि गोल्ड मेडलिस्ट की जो सूची होती है, जो लिस्ट होता है, उसमें भी इनका नाम अंकित होगा, नेट पे इनका नाम अंकित होगा। तो वो कि नहीं हुआ पॉपुलर? एक विशेष व्यक्ति है उसेन बोल्ट, इसीलिए इसको भी प्रॉपर नाउन का दर्जा दिया जाता है, टाइटल दिया जा रहा है। तीसरा एग्जांपल है द CNC मशीन यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर ऑब्टेनिंग परफेक्ट जॉब। द CNC मशीन यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर ऑब्टेनिंग मशीन जॉब, परफेक्ट जॉब। सर CNC क्या है? CNC मशीन है बाबू। CNC इज ए ऑटोमेटिक मशीन।
बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, कंपनियों में ये सीएनसी ही लगाए जाते हैं ताकि वर्कर्स की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिक सेट करिए और सारे काम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका भी तो महत्व है, ये भी जाना जा रहा है। हर एक जगह अमेरिका, फ्रांस, जापान, कनाडा, भारत में विशेष करके बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। हर एक कंपनियां इनका यूज कर रही है, ये हेल्पफुल है उनके लिए। तो सभी लोग इसके बारे में जान रहे हैं। तो ये मशीन भी एक विख्यात है, इट्स हैव ऑलरेडी फेम इन द वर्ल्ड। सो सीएनसी को भी हम सीएनसी को भी क्या करेंगे, हम प्रॉपर नाम की कैटेगरी में रखेंगे। आई होप आर यू अंडरस्टैंड। सो बढ़ते हैं चौथे एग्जाम्पल की ओर। हाँ, द क्रिसमस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द डिसम्बर। द क्रिसमस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द डिसम्बर। क्रिसमस का त्योहार दिसंबर महीने में मनाया जाता है। सही बात है, अभी हाल ही में 25 दिसंबर हमारा जो है पास्ट हुआ है और हमारे जनवरी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं क्रिसमस जो है विख्यात है। क्यों विख्यात है? ईसा मसीह का बर्थडे 25 दिसंबर। सो इसीलिए सेंटा क्लॉज उसी दिन आते हैं और सारे बच्चे मिठाइयां वगैरह खाते हैं। सो हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, खाते हैं। ईसाई लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। सो क्रिसमस इट इज अ फेमस फेस्टिवल, ओके, नॉट इंटरनेशनल फेस्टिवल बट इट इज अ फेस्टिवल इन द पब्लिक फूड, ओके। सो द क्रिसमस ये भी एक बहुत चर्चित है। इसको केवल हम नहीं जानते हैं बल्कि दूर दराज देशों के भी लोग भी क्रिसमस नाम से जानते हैं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है और सभी लोग सेलिब्रेशन करते हैं इसका। तो हुआ कि नहीं हुआ फेमस? ये भी फेमस है। ये क्या है सर? ये तो कोई व्यक्ति नहीं है, तो वस्तु है। वस्तु है कि नहीं है? वस्तु है। इसे वस्तु की कैटेगरी में रखेंगे। तो क्रिसमस क्या है? एक वस्तु की कैटेगरी में आता है। तो द क्रिसमस हमारा क्या है? एक फेमस थिंग है, वस्तु है, इसीलिए हमारा प्रॉपर नाम कैटेगरी में आएगा। आइए देखते हैं क्या है पांचवा उदाहरण। ए हग काऊ इज माई कमिंग टूवर्ड मी। ए हग काऊ इज कमिंग टूवर्ड मी। एक बड़ी सी गाय, एक बड़ी सी विशालकाय गाय मेरी ओर आ रही है। बाप रे बाप, डर लग गया मुझे। देखना कहीं मेरी तरफ से आप क्यों ना चला जाए। खैर छोड़िए, एक बड़ी सी गाय मेरी तरफ आ रही है। यहां पर जो गाय है, यहां पे जो गाय है, हियर, यहां पे जो गाय है एक विशेष प्राणी है। एक विशेष प्राणी है। व्यक्ति तो नहीं कहेंगे लेकिन प्राणी कहेंगे। क्यों विशेष है? कहीं ना कहीं गाय का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। एंड वी कॉल इट मदर। हम लोग इसे माँ के नाम से जानते हैं। गाय हमारी माता है, ऐसा लिखा हुआ आता है। गाय के बहुत सारे अनेकों यूज हैं। गाय के गोबर की यूज है, मूत्र की यूज है, और उनके खाल की यूज है, उनके बालों का यूज है। बहुत सारी यूजेस है उसकी गाय की। और हिंदू, खास करके हिंदू रिलीजन में गाय का एक अलग ही रुतबा है, अलग ही महत्व है। हर जगह गाय का वर्णन किया जाता है। अन्य धर्म में मैं बात नहीं कर रहा हूं। सो गाइस, ये जो काऊ है हमारे यहाँ नहीं, बड़े बड़े देशों में गाय को पाला जा रहा है। ये अलग बात है, वहां के अलग नस्ल की गाय, हमारे यहाँ अलग नस्ल की गाय वो रखते हैं। सबकी सुविधा के अनुसार वो लोग गाय रखते हैं। लेकिन गाय इट इज अ पॉपुलर क्रिएचर। पॉपुलर नहीं होता तो विदेशों में गाय पर निबंध लिखे जाते हैं। कौन जानता काऊ को? नहीं कोई जानता। लेकिन काऊ पे इट्स हैव सम फेम, इसके पास भी प्रसिद्धि है। इसलिए हम गाय को प्रॉपर नाम के नाम से जानते हैं। आइए देखिए हमारा लास्ट एग्जांपल। देयर इज अ लायन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई कार। देयर इज अ लायन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई कार। अरे सर, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या प्रॉपर नाउन होगा? ध्यान लगाओ, जो तुम देखो इसकी गहराई में मैं वही काम कर रहा हूं। देखिए, देयर इज ए लायन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई कार। कार कोई विशेष है? नहीं। तो लायन विशेष है। यहाँ पे जो लायन है ये है प्रॉपर नाउन। क्यों? लायन हमारा क्या है? ये भी हमारा एक विशेष वस्तु, प्राणी है।
विशेष क्रिएचर है हमारे इन्वायरमेंट की, यही प्रसिद्ध है, इसको भी सब लोग जानते हैं। हर कोई लायन को जानता है। बड़े बड़े शिकारी लायन का शिकार करते हैं, लायन को पीढ़ी कर रखते हैं। बड़े बड़े जू में लोग लायन को देखने जाते हैं। तो अगर कोई जानता नहीं लायन को, तो लायन को कोई देखने क्यों जाता? लायन के बारे में कितनी सारी किताबें हैं, कितने सारे वर्णन किए गए हैं, बाघ बचाव परियोजनाएं चलाई गई अभी तक हैं। किस लिए है? द फेम ऑफ लायन, इसकी प्रसिद्धि है, तभी तो ये भी हमारी क्या है, पॉपुलैरिटी में है, इसीलिए प्रॉपर नाउन होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की। गाइस, हम लोगों ने प्रॉपर नाउन की लिमिट को पार कर चुका है और हम लोग आ गए हैं हमारे दूसरे नाउन, आई मीन टू से कॉमन नाउन। जी हाँ, कॉमन नाउन। अब हम कॉमन नाउन की एग्जांपल देखने वाले हैं कि कॉमन नाउन की एग्जांपल किस सूरत शक्ल के हैं। आइए मिलते हैं कॉमन नाउन के उन एग्जांपल से और पूछते हैं क्या हाल चाल है भाई साहब। आइए देखते हैं। पहला एग्जांपल है, ए कंप्यूटर आई जस्ट बॉट इज वेरी सॉलिड। ओ माय गॉड, कंप्यूटर मैंने ले लिया, मुझे मालूम भी नहीं। ए कंप्यूटर आई जस्ट बॉट इट इज वेरी सॉलिड। मैंने एक कंप्यूटर लिया है जो बहुत ही भारी है, बहुत ही सॉलिड है, ठोस है। यहाँ कैसे कॉमन नाउन हुआ? यहाँ मैंने जो कंप्यूटर का बात किया है, एक कंप्यूटर के पीछे सारे कंप्यूटरों की बात हो जा रही है। क्या है कॉमन नाउन? कॉमन नाउन कहता है किसी जाति या समुदाय के प्रत्येक लोगों के बारे में व्याख्या हो जाती है। ये जो कहता है कॉमन नाउन, ये कहता है किसी जाति या समुदाय की अगर हम बात करते हैं तो उसके पीछे जितने लोग हैं सबकी बात हो जाती है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मैंने नाम लिया परिवार का, लेकिन समझने वाला समझ जाएगा कि परिवार के सभी लोग अच्छे हैं, इसीलिए तो मैंने कहा कि मेरे परिवार अच्छे हैं। मैंने केवल परिवार का नाम लिया और पीछे सभी लोगों की अच्छाई पता चल गई। मैंने कहा घोड़ा बहुत अच्छा होता है, घोड़ा बहुत सीधा साधा होता है, तो आप समझेंगे यानी कि कोई भी घोड़ा हो, काला हो, पीला हो, नीला हो, हरा हो, ऊंचा हो, बड़ा हो, छोटा हो, मोटा हो, सारे घोड़े अच्छे होंगे, क्योंकि इन्होंने तो कहा है कि घोड़े अच्छे होते हैं। यानी कि मैंने केवल घोड़ा नाम लिया और सारे घोड़ों की बात हो गई। ठीक उसी प्रकार मैंने कहा ए कंप्यूटर आई जस्ट बॉट इज वेरी सॉलिड। मैंने कंप्यूटर लिया जो बहुत ही सॉलिड है, ठोस है, तो मैंने कंप्यूटर की बात की। अब कौन सा कंप्यूटर? डेस्कटॉप कंप्यूटर है कि मिनी कंप्यूटर है कि सुपर कंप्यूटर है? कौन सा कंप्यूटर है? या टैबलेट है? कौन सा कंप्यूटर है नहीं मालूम, लेकिन मात्र कंप्यूटर मैंने ले लिया। अब समझने वाला अपना दिमाग लगाएगा, भाई कौन सा कंप्यूटर लिया है, सुपर वाला क्या, मिनी कंप्यूटर है क्या? अब वो सोचेगा, यानी कि मात्र कंप्यूटर नाम लेने से सही प्रकार के कंप्यूटर के बारे में व्याख्या हो जाती है, इसीलिए कंप्यूटर हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। ओके गाइस, दूसरा एग्जांपल, आई एडेड नाउ बुक्स, सॉरी इट्स माय वर्ड प्रॉब्लम, आई एडेड न्यू बुक्स, आई एडेड न्यू बुक्स। मैंने कुछ नई किताबें इकट्ठा की हैं, कुछ नई किताबों को जोड़ा है। क्या फेविक्विक से जोड़ा है? फेविकोल से जोड़ा है? नहीं। एडेड का मतलब कहीं कहीं जोड़ना होता है, तो कहीं कहीं इकट्ठा करना होता है। एडेड इज द सिनोनिम ऑफ कलेक्शन। सो यहां पे मैंने कुछ नई किताबें इकट्ठा की है। कौन है इसमें कलेक्टिव नाउन? ये है हमारा कलेक्टिव नाउन बुक्स। अब कौन सी बुक भाई तुमने इकट्ठा की है, मुझे तो नहीं मालूम चल रहा है। हो सकता है तुमने साइंस की बुक इकट्ठा की हो सकता है सोशल की इकट्ठा की हो सकता है जियोग्राफी की हो सकता है आर्ट की हो सकता है बायो की हो सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पता नहीं कौन सी की है। लेकिन मात्र बुक का देने से बुक, जितनी भी बुक है सबकी बात हो जा रही है। बुक जाति की,
बुक मैंने कहा है तो केवल बुक की बात ही होगी, नहीं तो मैंने बुक कह दिया तो समोसा का नाम ले लेंगे आप। नहीं, जाति या समुदाय की बात मैंने किया है ना। अगर मैं बुक की बात कर रहा हूं तो आप केवल बुक की ही बात करेंगे। अगर मैं घोड़े की बात करूं तो घोड़े की बात करेंगे, काऊ की तो काऊ की ही बात करेंगे। ओके, तो मैंने कुछ नई किताबें इकट्ठा की हैं। किताबें हैं, किताबों में कौन सा किताबें तो नहीं मालूम है, लेकिन यह तो सही बात है कि मात्र किताब कह देने से सभी प्रकार की किताबों की व्याख्या हो जा रही है। इसीलिए ये हमारा जो बुक है ये कॉमन नाउन होगा, निस्संदेह ही इसको नोट कर लीजिए। पहला, दूसरा हो गया, तीसरे चलते हैं। माई ब्रदर वाज प्रमोटेड टूडे। माई ब्रदर वाज प्रमोटेड टूडे। ओ माई गॉड, प्रमोटेड, हियर इज वर्ड प्रमोटेड। मुझे दुख है कि जिस हालात चल रहे हैं प्रमोट करने की कहीं नौबत ना आ जाए। फिलहाल छोड़िए, कह रहा है कि मेरे भाई या मेरा भाई थोड़ा सम्मान दे दीजिए। मेरे भाई आज प्रमोट हुए। माई ब्रदर वाज प्रमोटेड टुडे। मेरे भाई आज प्रमोट हुए या हो गए थे, हुए थे, जो भी कहना कह दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो ब्रदर है ये हमारा होगा कॉमन नाउन। कैसे होगा कॉमन नाउन आपको बता देता हूं कि जो ब्रदर है, अब किस ब्रदर की बात की जा रही है? मात्र ब्रदर कह देने से, मात्र भाई कह देने से, घर में अगर 3-4 भाई हैं तो सभी भाइयों की बात की जा सकती है। अब की जाती है, सोचने वाला सोचेगा ना, अपना दिमाग लगाएगा कि भाई कहीं बड़ा वाला तो नहीं ना है, नहीं छोटा वाला होगा, नहीं बीच वाला होगा, अरे नहीं चौथा नंबर का होगा। आते हैं ख्यालात। तो मात्र भाई कह देने से सभी प्रकार के भाइयों की व्याख्या हो जा रही है। सो गाइस, इसलिए ब्रदर जो हमारा है कॉमन नाउन होगा निसंदेही। आते हैं चौथे एग्जाम्पल पर। द होल फैमिली डाइड फॉर फूड। द होल फैमिली डाइड फॉर फूड। पूरी फैमिली, पूरा परिवार भोजन के लिए मर रहा है। पूरा परिवार भोजन के लिए मर रहा है। राशन भी मिल रहा है मोदी जी से, चना है, तेल है, नमक है, आटा है, सॉरी मतलब गेहूं है, चावल है, तब भी परिवार मर रहा है भूखमरी से। इट्स अ जोक। द होल फैमिली डाइड फॉर फूड। पूरा परिवार, संपूर्ण परिवार भोजन के लिए मर रहा है। तो यहाँ जो फैमिली मैंने यूज किया है, यहाँ जो मैंने फैमिली यूज किया है, ये हमारा होगा कॉमन नाउन। क्यों कॉमन नाउन होगा? क्योंकि एक परिवार के अंदर सभी लोग हैं। अगर मैं परिवार की बात करता हूं तो आप समझ जाइए परिवार के अंदर जिस सभी लोग मैं बात कर रहा हूं। अभी मैंने हाल ही में इससे पहले एग्जांपल दिया था प्रॉपर नाउन में, कॉमन नाउन में, कि मैं कह दूं कि मेरे परिवार के लोग अच्छे हैं, मेरा परिवार बढ़िया है। इसका मतलब ये होता है कि परिवार में रह रहे सभी लोग अच्छे हैं, तभी तो मिल के कंबाइन करके एक नया परिवार जो बना है वो अच्छा है। सो गाइस, मात्र परिवार कह देने से परिवार के अंदर स्थित सभी लोगों की बातें की जाती हैं, इसीलिए फैमिली इज ए कॉमन नाउन, नो डाउट। 5वां नंबर का क्या कहता है एग्जाम्पल? इट्स माई ओन बिजनेस, ओके। इट्स माई ओन बिजनेस, ओके, डोंट इंटरफेयर इन माई बिजनेस। इट्स माई ओन बिजनेस। ये मेरा खुद का व्यापार है, ठीक है, समझे? तो भाई साहब बिजनेस आपने तो कह दिया, लेकिन कौन सा बिजनेस है ये? मूंगफली का बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं, कॉफी का बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं, सिलेंडर का बिजनेस है, किसी कंपनी का बिजनेस है, किसका बिजनेस है? शराब का बिजनेस तो नहीं है। समझ गए आप? मात्र बिजनेस कर देने से यह डाउट होना शुरू हो जाता है, कौन सा बिजनेस है, कौन सा बिजनेस है। तो यानी कि केवल बिजनेस कर देने से सभी प्रकार के बिजनेस की जो हिस्ट्री है हमारे दिमाग में आ जाती है। तो बिजनेस हमारा क्या होगा? हमारा प्रॉपर नाउन नहीं होगा बल्कि कॉमन नाउन होगा। ये 6वां, दिस डे इज अनफॉरगेटेबल फॉर मी। अनफॉरगेटेबल फॉर मी, यह जो दिन है ना, ये जो दिन है ना, मेरे भूलने के लिए नहीं है, मैं इसे नहीं भूल सकता।
क्योंकि दिस डे इज अनफॉरगेटेबल फॉर मी। यह दिन मेरे भूलने बस की नहीं है। क्या है इसमें कॉमन नाउन? डे। डे इज द कॉमन नाउन हियर डियर। कॉमन नाउन है डे। क्यों? कौन सा डे भाई? कौन सी डे की तुम बात कर रहे हो? बताओ कौन सी डे की बात कर रहे हो? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे, मंडे। किसी डे की बात कर रहे भाई साहब? नहीं मालूम है। लेकिन मात्र डे कह देने से, केवल डे मैंने कहा तो जुबान पे सारे दिनों के नाम आ गए। द पावर ऑफ डे। सो डे इज द कॉमन नाउन। क्यों? केवल डे कहने से सभी प्रकार के दिनों की व्याख्या की जाने लगी है। ठीक है ना? इसीलिए डे हमारा कॉमन नाउन है। लास्ट एग्जाम्पल, 7th एग्जाम्पल है, आई विल थ्रो ए रोप टू यू। अब सपोज दैट आप दौड़ लगा रहे हैं, भागो भागो भागो, आप गिर गए खाई में, दोस्त आपका खड़ा है ऊपर टॉप ऑफ द माउंटेन, आप रस्सी फेंको। तुरंत एक रस्सी आपके पास फेंकी जाती है और पकड़ते हैं। वही दृश्य यहां पर है। आई विल थ्रो ए रोप टू यू। दोस्त कहता है रुको, मैं तुम्हारी रस्सी फेंकता हूं, फेंकूंगा, हो सकता है तो मैं एक रस्सी तुम्हारे लिए फेंकूंगा, चाहे तुमको दूंगा, फेंकूंगा, जो भी कह सकते हैं आप। आई विल थ्रो ए रोप टू यू। मैं एक रस्सी तुमको थमाऊंगा, फेंकूंगा। यहां पे जो रोप है ये हमारा है कॉमन नाउन, रस्सी हमारा है कॉमन नाउन। क्यों कॉमन नाउन है रस्सी? क्योंकि किस प्रकार की रस्सी की बात कर रहे हैं? किस प्रकार की रस्सी की बात कर रहे हैं? अब आप समझ जाएंगे कौन सी रस्सी की बात कर रहे हैं। मार्केट में बहुत सी रस्सियां मिल रही हैं, बहुत प्रकार की रस्सियां हैं। तो ये रूप जो हमारा है ये भी हमारा क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर ये बढ़ते हैं नाउन के तीसरे प्रकार यानी कि कलेक्टिव नाउन की तरफ। सो गाइस, अब हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम बढ़ चुके हैं एक बड़े ही सुनहरे मार्ग की तरफ, और बढ़ के मुड़ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अब हम आ चुके हैं द थर्ड पार्ट ऑफ द नाउन। आई मीन टू से दैट कलेक्टिव नाउन। इनके भी कुछ उदाहरण है हमारे बोर्ड पर टंगे हुए हैं। आइए देखते हैं इनके शकल सूरत कैसे हैं। मिलते हैं इन भाई साहब से। हेलो भाई साहब। फर्स्ट, आवर टीम ओन द स्विमिंग चैंपियनशिप। फर्स्ट, आवर टीम won द स्विमिंग चैंपियनशिप। पहले मैं आपको बता दूं क्या होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स द कलेक्शन ऑफ थिंग्स। किन्हीं चीजों का समूह हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। जैसे मैं कह दूं क्लास, तो क्लास एक कलेक्टिव नाउन है। क्यों है? क्योंकि क्लास बहुत सारे बच्चों का समूह होता है। लाइब्रेरी क्या है? बहुत सारे किताबों का समूह होता है। फैमिली भी हमारे तरफ से देखा जाए तो कॉमन तो है, ये है कलेक्टिव नाउन ही हमारा फैमिली है, क्योंकि फैमिली बहुत सारे लोगों का समूह होता है। आर्मी बहुत सारे फौजियों का समूह होता है। सो गाइस, चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। पहला है आवर टीम वॉन द स्विमिंग चैंपियनशिप। हमारी जो टीम है ना, वो जो तैराकी वाला स्विमिंगशिप हो रहा था, चैंपियनशिप हो रहा था, वो जीत चुकी है। कौन? टीम। तो हमारी जो टीम है ना गाइस, जो टीम है हमारी, ये हमारी एक कलेक्टिव नाउन। क्यों? टीम कोई अकेले मिलकर नहीं बनाता है। टीम के अंदर 8, 9, 10, 11, 12 मतलब 1, 2 से ज्यादा प्लेयर होते हैं, वो हमारी होती है टीम। उसे कहती है टीम। वी विल इन द टीम। तो टीम क्या है? ये टीम जो है हमारे कई सारे लोगों के एक समूह, कई सारे खिलाड़ियों के, तैराकियों के समूह को दिखा रहा है, इसीलिए हमारा कलेक्टिव नाउन होगा, नो डाउट। सेकेंड एग्जाम्पल, द सोसाइटी इज नॉट फॉर बैड मैन, राइट। ये जो समाज है ना, गंदे लोगों के लिए नहीं है, इसीलिए बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि गंदगी खत्म हो जाए। कुछ लोग व्हाट्सएप पे प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग फेसबुक पे ट्राई कर रहे हैं, कुछ ट्विटर पे, कुछ इंस्टाग्राम पे, ताकि गंदगी दूर हो जाए। यही इसमें भी कह रहा है कि द सोसाइटी इज नॉट फॉर बैड मैन। जो समाज है ना,
गंदे लोगों के लिए नहीं है, नहीं है गंदे लोगों के लिए, केवल अच्छे लोग यहाँ रहेंगे। सोसाइटी क्या दिखा रहा है हमको? सोसाइटी दिखा रहा है लोगों का समूह। यहाँ पे सभी लोग मिलकर तो बनाते हैं सोसाइटी, तो सभी लोगों का जो समूह है सोसाइटी है। सोसाइटी हमें सभी लोगों के समूह दिखा रहा है, इसी सोसाइटी हमारा क्या होगा? इट इज अ कलेक्टिव नाउन। थर्ड एग्जाम्पल, आर्मी मार्च्ड अक्रॉस पथ। आर्मी मार्च्ड अक्रॉस पथ। जो आर्मी है ना, जो फौजियां हैं, वो क्या कर रहे हैं? मार्च्ड अक्रॉस द पथ, रास्ते के चारों तरफ मार्च कर रहे हैं, पहरा लगा रहे हैं, आर पार पहरा लगा रहे हैं। कौन? आर्मी। देखिए मैंने आर्मी बारे बताया ना, वो आ गया। आर्मी क्या है? आर्मी कलेक्टिव नाउन, बहुत सारे सैनिकों का समूह है जिसको हम इस शब्द में कहते हैं आर्मी। सो आर्मी इज अ कलेक्टिव नाउन। ओके। फोर्थ, he was bunch of keys on this moment. He was bunch of keys on this moment. वह इस समय चाबी की गुच्छी की तरह था। दिस मोमेंट मत करिए, डेट मोमेंट कर दीजिए और बेस्ट हो जाएगा। वह उस समय चाबी के गुच्छे की तरह था। बंच ऑफ कीज का मतलब होता है चाबी का गुच्छा। वह चाबी के गुच्छे की तरह हो गया था। क्या है चाबी का गुच्छा? चाबी गुच्छे का मतलब होता है कई सारे चाबियों का समूह, इसीलिए कहा गया है द बंच ऑफ कीज हमारा कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि यह बहुत सारे चाबी के समूह को दिखा रहा है। पांचवा एग्जाम्पल, आई हैव मोर पब्लिक डोनेशन। आई हैव मोर पब्लिक डोनेशन, मेरे पास बहुत सारे लोगों का डोनेशन है। डोनेशन है तो पब्लिक का ना है महाराज, पब्लिक का डोनेशन है जी, क्या घबरा रहे हैं? चिंता कौन बात है? तो डोनेशन पब्लिक का ना है। पब्लिक है क्या? जनता है क्या? जनता हमारी समूह है, समूह है जनता। अगर हम गाली दे देते हैं किसी जनता को, कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही गंदी है, तो किसी एक को बुरा लगेगा जी? जितने भी लोग सबको बुरा लगेगा। कैसे कह दिया है बुरा? ये कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि कलेक्टिव नाउन है, सब समूह की बात की जा रही है, इसीलिए पब्लिक इज ए कलेक्टिव नाउन। सो छठवां, ए स्टाफ ऑफ एम्प्लॉइज। एक सेंटेंस देखिए, ए स्टाफ ऑफ एम्प्लॉइज। ए स्टाफ ऑफ एम्प्लॉइज, कार्यकर्ताओं का समूह। स्टाफ होता है समूह, हिस्सा। तो स्टाफ न है जो जी, ये इनका दिखा रहा है, समूह के बारे में बता रहा है कि स्टाफ। स्टाफ किसका स्टाफ है? कार्यकर्ताओं का स्टाफ है, इसलिए स्टाफ हमारा क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। सातवां देख लीजिए, ए बॉडी ऑफ मैन। वाओ, इट्स नाइस एग्जांपल। ए बॉडी ऑफ मैन, इंसान का शरीर भी क्या है बाबू? इंसान का शरीर है ना, वो भी एक कलेक्टिव नाउन ही है। क्यों? एक ही शरीर है हमारे पास, एक ही शरीर है। शरीर में 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना ही, इतना सारा हिस्सा है ना जी कि हम उसको समझ कितना हिस्सा है। हम केवल जब पढ़ते हैं पार्ट ऑफ बॉडीज नेम, अभी तो वो भी कम है, बहुत सारे हिस्सा इसके अंदर है। तो ये सब मिलकर बना है शरीर, इसीलिए ये सब इस समूह को तैयार किए हैं। इसलिए जो शरीर है हमारा वो भी कलेक्टिव नाउन है। हाई हेड देख लो, हेड, इतना सारा बाल का समूह है, आप गिनिया नहीं पाओगे, तो ये भी तो हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। तो दिमाग फोकस करिए। यस, ये भी हमारा ये हो गया। आशा करते हैं आपको अच्छा एग्जाम्पल लग रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से इसको चुनिंदा तरह से इसको समेटा है, बटोरा है अपने आंचल में। चलिए देर किए बिना बढ़ते हैं चौथे एग्जाम्पल की तरफ। आइए देखते देखते हम पहुंच चुके हैं नाउन के चौथे प्रकार पे। मामूली बात है जी। आइए बात कर रहे हैं हम मटेरियल नाउन की। मटेरियल, मटेरियल, बहुत मटेरियल आप लोग खोजते हैं। मटेरियल नाउन का मतलब होता क्या है? ऐसी कोई चीज जो हमारे सामने है, वो जिस चीज से बनी है ना बाबू, वो हमारी होती है मटेरियल।
वो हमारी होती है मटेरियल नाउन। अब जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं। आइए भाई साहब, फर्स्ट है चेन्स ऑफ गोल्ड। चेन्स ऑफ गोल्ड आर स्ट्रॉन्ग देन चेन्स ऑफ आयरन। ओ माय गॉड, पहनना पड़ेगा मुझे भी चेन। चेन्स ऑफ गोल्ड आर स्ट्रॉन्ग देन चेन्स ऑफ आयरन कह रहा है कि जो सोने का चेन होता है वो लोहे के चेन से मजबूत होता है। जो सोने का चेन होता है वो लोहा के चेनवा से क्या होता है, मजबूत होता है। यहां कैसे मटेरियल नाउन होगा? होगा कैसे? चैन की बात ना हो रही है। चैन चैन मैं चैन वैन सब उजड़ा, गाना सुने है ना, सुन लीजिएगा। ये जो चैन है किससे बना है? सोने से। तो ये चैन है बना है सोने से, और जो चैन है बना है लोहे से। तो चैन जिससे बना है वह मटेरियल नाउन, यानी कि सोना से बना है यह चैन, तो सोना हमारा होगा मटेरियल नाउन। लोहे से बना है यह चैन, तो लोहा होगा हमारा मटेरियल नाउन। कोई शक नहीं होनी चाहिए। दूसरा एग्जांपल, द इलेक्ट्रिक वायर मेड अप ऑफ सिल्वर। ये जो बिजली का तार है ना, वो सिल्वर से बना हुआ है। जब उसको छीलेंगे तो अंदर व्हाइट रंग का जो तार निकलता है सिल्वर होता है, मेड ऑफ सिल्वर। तो कह रहा है कि जो तार होते हैं इलेक्ट्रिक के वो सिल्वर के बने होते हैं। तो इसमें कौन है हमारा मटेरियल नाउन? वायर है कि सिल्वर है? सिल्वर है। क्यों? सिल्वर से न बना है तरवा, तो जिससे बनता है वो हमारा होता है मटेरियल नाउन। नहीं समझ में आ रहा है? समझ लीजिए, आसान भाषा में समझ लीजिए। जैसे मेरे पिताजी और मैं उनका पुत्र हूं। मेरे पिताजी हैं, मैं उनका पुत्र हूं। तो पिताजी से मैं पैदा हुआ हूं, मतलब पिताजी में वंशज हूं। तो मेरी उत्पत्ति कहां से हुई है? मेरे पिताजी से हुई है। तो मेरे पिताजी होंगे मटेरियल नाउन। समझे जी? यही चीज है यहाँ पे। तो सिल्वर से न बना है तरवा, तो सिल्वर होगा मटेरियल नाउन। सोना से न बना है चैन, तो सोना होगा मटेरियल नाउन। लोहा से बना है ना चैन, लोहा होगा मटेरियल नाउन। आते हैं तीसरे एग्जाम्पल की ओर। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। सही बात है, हीरा जो होता है बहुत कठोर पदार्थ होता है। हीरा बहुत कठोर पदार्थ होता है। डायमंड इज ए हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो यहां पे जो डायमंड है इज ए हार्डेस्ट सब्सटेंस, पदार्थ है। ये पदार्थ किससे बना? डायमंड है। तो यहाँ पे डायमंड की बात की गई है, ये हमारा हो जाएगा क्या? मटेरियल नाउन। दिस शर्ट इज 100% प्योर कॉटन। दिस शर्ट इज 100% प्योर कॉटन। ये जो शर्ट तुम देख रहे हो, दिखा दूं क्या अभी मैं? ये जो शर्ट तुम देख रहे हो 100% प्योर कॉटन का है, प्योर सूती का है। तो इसमें कौन होगा मटेरियल नाउन? कॉटन होगा कि शर्ट होगा? नहीं, शर्ट किससे बना है? कॉटन से न बना है, यानी कॉटन से बना है शर्ट, इसीलिए कॉटन होगा हमारा मटेरियल नाउन। समझ में आ रहा है? लग रहा है। आते हैं पांचवें एग्जाम्पल की तरफ। आई ड्रिंक मिल्क एवरी इवनिंग। आई ड्रिंक मिल्क एवरी इवनिंग। मैं हर शाम को दूध पीता हूं। भाई साहब, दूध पीना भी एक कला होता है। कुछ पीते हैं वो लग जाता है, हाई उज्जर हो जाता है। क्या है सब? लड़के हैं जी? नहीं ना। तो यहाँ पे जो ड्रिंक है ना, ड्रिंक मिल्क, तो मिल्क जो हमारा है ये हम मटेरियल नाउन है। ठीक है, ये हो गया मटेरियल नाउन। अब कैसे होगा ये आप समझिए, कमेंट में आप बताइएगा कैसे मिल्क मटेरियल नाउन होता है। छठवां, द पाइप शुड बी ऑफ प्लास्टिक। द पाइप शुड बी ऑफ प्लास्टिक। कह रहा है कि प्लम्बर ही कमा हो रहा है घरवा में ना, जो पाइप लगेगा वो प्लास्टिक का होना चाहिए।
तो पाइप किससे बना है? प्लास्टिक से, यानी कि प्लास्टिक से बनना चाहिए पाइप को, तो प्लास्टिक से बनेगा पाइप होगा, इसीलिए प्लास्टिक हमारा होगा मटेरियल नाउन। समझ गए? आई होप यू अंडरस्टैंड। अब चलिए बिना रुके बढ़ते हैं नाउन के 5 प्रकार। आई मीन टू से दैट अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज भी। गाइस फाइनली हम आ चुके हैं द लास्ट टॉपिक ऑफ द नाउन पार्ट, और हम बात करने जा रहे हैं नाउन के लास्ट पार्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। और चलिए इन भाई साहब से मिल लेते हैं कि भाई साहब क्या कर रहे हैं, इनका भी कुछ रोना धोना हो जाए। आइए कम बैक टू द बोर्ड। पहला है वी हैव टू गेट एट ट्रूथ ऑफ द मैटर। वी हैव टू गेट एट ट्रूथ ऑफ द मैटर। भाई साहब हमें बात, जो मामला हुआ है, जो समस्या, जो घटनाएं घटी हैं, हमें उसकी सच्चाई तक जाना चाहिए। तो क्या है इसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन? क्या होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन? किसी के गुण, अवस्था, भाव आदि के बारे में जो बात की जाती है वही होता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। गुण, क्या गुण है यहाँ पर? ट्रूथ, सच्चाई की तहत जाना, ये हमारा क्वालिटी नहीं है जी। तो ट्रूथ हमारा क्या हो जाएगा? हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा ट्रूथ, क्योंकि ट्रूथ सच्चाई है, सच्चाई की तहत तक हमको जाना चाहिए, ऐसा ही कोई कह रहा है महापुरुष, तो सच्चाई हमारी क्या हो जाएगी? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, पीपुल लॉस्ट देयर फेथ इन बैंक। बहुत दुख की बात है, सही बात है। पीपल लॉस्ट देयर फेथ इन बैंक। लोग जो है ना अपने विश्वास को, अपनी वफादारी को कहीं दूर छोड़ते जा रहे हैं, बैंक किनारे छोड़ते जा रहे हैं। ये नहीं कि बैंक मतलब कि जाके बैंक में अकाउंट नंबर बोल डालते हैं सब, नहीं नहीं, लोग जो है अपने विश्वास को किनारे छोड़ते जा रहे हैं। He lost his faith into the river, like a river, river's bank. So people lost their faith in the bank. तो क्या छोड़ते जा रहे हैं? फैथ। फैथ क्या है? एक आंतरिक भाव है, क्वालिटी है, आंतरिक गुण है ये। वफादारी क्या है? एक क्वालिटी है। कुत्ता बहुत वफादार होता है, कहा गया है, तो कुत्ता के अंदर जो वफादारी वो एक फैथ है। फैथ मतलब क्वालिटी है, एक भाव है वो। तो फैथ हमारा क्या हो जाएगा? एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। सिविल डिफीट, सिविल डिफीट, सिविल डिफीट, वो हार जाएगा, वो हार जाएगा। ये भी क्या है? एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन, डिफीट। फोर्थ, रामू वाज हंग्री बट नाउ ही इज ओके। रामू वाज एंग्री, रामू वाज एंग्री मैंने टेंस पढ़ा दिया है। वाज, फील, वेल, हैज, कैन, कुड, मे, माइट, टुडे, सबका यूज आप आराम से देख लेना। ये रामू वाज हंग्री बट नाउ ही इज ओके। रामू भूखा था मगर अब ठीक है। तो भूखा क्या है? भूख लगना एक भाव है, आंतरिक क्रिया है। दर्द होना आंतरिक क्रिया है, दुख होना आंतरिक क्रिया है, कष्ट होना आंतरिक क्रिया है, खुश होना आंतरिक क्रिया, प्रसन्न होना आंतरिक क्रिया है। लेकिन हंसना आंतरिक क्रिया नहीं है, एक्सटर्नल वर्क है, बाहरी क्रिया है, आउटर वर्क। सो रामू वाज हंग्री बट नाउ ही इज ओके। तो यहाँ पे जो हंग्री है ना जी, ये हमारा क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पांचवा, आई बी एंग्री, आई विल एंग्री, मैं क्रोधित हो जाऊंगा। इसे पता ही क्रोधित हो जाएगा, ऐसा बात मत करे क्रोधित हो जाए, ठीक है ना। हाँ, तो जो एंग्री है ना वो ये भी एक आंतरिक भाव है कि मैं क्रोधित हो जाऊंगा। कोई लोग कैसे क्रोधित होते हैं? ऐसे क्रोधित होते हैं कुछ लोग, ठीक है ना। तो आंतरिक भाव भी होता है क्रोधित। ये हमारा हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। छठवां, सैडनेस इज वेरी हार्मफुल फॉर माई सेल्फ। माई सेल्फ लिखा है, हम योरसेल्फ कह दे रहे हैं, योरसेल्फ कह दे रहे हैं, आपके लिए कह दे रहे हैं। तो सैडनेस इज वेरी हार्मफुल फॉर योरसेल्फ। दुख जो होता है ना, दुखी होना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो दुखी आंतरिक भाव है ना बाबू, आंतरिक भाव होता है। कोई दुखी होता है ऐसे, कोई होता है ऐसे, वही पे कोनो गाना सेट कर देते हैं सब ऐसे। चलता है गाना, रोऊं या हंसूं, ठीक है ना।
तो ये सैडनेस इज वेरी हार्मफुल फॉर योर सेल्फ। तो यहाँ जो सैडनेस आया है इंटरनल वर्क है, इंटरनल वर्ब है, सो ये हमारी क्या हो जाएगी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी। सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक्स एंड आशा करता हूं कि आपने सारे उदाहरण को ध्यान समझा होगा, आपने नोट किया होगा, क्योंकि यार ये इतने शानदार से मैंने एग्जाम्पल आपको करवाए हैं कि जो बहुत ही मुझे समय लगा ढूंढने में, क्योंकि हम चाहते हैं ऐसे एग्जाम्पल को कराया जाए जो तुरंत माइंड में सेट हो जाए, याद करने ना पड़े। अब कुछ तरीका ही मेरा अलग था पढ़ाने का, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप, अगर कहीं आपको डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट करेंगे तो मैं जानूंगा ना कि कहाँ मुझे बताना है। और पता है जब कमेंट करेंगे अर्थात आप कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ खोज कर रहे हैं, समझ लीजिए आप यू आर द न्यूटन, यू आर एडिसन, आप इन्वेंट करेंगे। कमेंट करिए, शेयर करिए और इसको ध्यान से देखिए। और हमारी जो अगली वीडियो होगी ना गाइस, पार्ट ऑफ स्पीच का मैंने पहला पार्ट खत्म कर दिया है, नाउन का, ठीक है, ये नाउन हो गए। अब हम पढ़ने वाले हैं, अगली वीडियो हम पढ़ेंगे कुछ जेंडर के बारे में, और हो सकता है तो हम कुछ प्रोनाउन के बारे में भी जानकारी लेंगे। सो गाइस, सी यू टुमारो।